हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का टॉपिक है ये, फिजिक्स का। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक होगा ये, ठीक है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 10th क्लास के बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। आज इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। सो वेलकम यू अगेन एंड अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। सो आ जाइए एक बार फिर से और ध्यान से पढ़िए, आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो टॉपिक है आपका आज का, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे फ्लो करती है, वो समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में है करंट, CURRENT, करंट। ये एक्चुअली है क्या? करंट। ठीक, देखिए बेटा, करंट सब जानते हैं क्या होती है, बिजली जो घरों में यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी नाम से क्लियर हो जाता है बिजली जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिससे पंखे चलते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, LED चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी की आज की डेट में आई डोंट थिंक कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि जैसे आप अच्छे से जी रहे हो ऐसे जी पाओगे। सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से पॉसिबल हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो सबसे पहले करंट होती क्या है। देखिए बेटा, मान लिया ये सर्किट, ये कोई वायर है, ठीक है। तो वायर में हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं। एक्चुअली करंट है क्या, व्हाट इज़ करंट, ये समझेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा किसी भी वायर में नेगेटिव चार्ज होता है E, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे। ये मान लिया बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, तो यहाँ से नेगेटिव, मैं एक सर्किट बना के बताता हूँ आपको। ये सर्किट बना दिया मैंने, इस सर्किट से आप सारे ही अवेयर हो। ये सर्किट बना दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये रेजिस्टेंस R हो गया। मैं एक्सप्लेन करूँगा रेजिस्टेंस भी होता क्या, अभी बस ऐसे नॉर्मली समझेंगे हम करंट क्या होती है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, वो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। करंट जो होती है हमारी, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट मेरी इस डायरेक्शन में चलेगी, तो ये I की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट मेरी इस डायरेक्शन में चलेगी, ये होती है करंट। और ये करंट होती क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होती है हमारी करंट। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। हमारे जो वायर्स होते हैं, ये वायर, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। करंट का, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है तो करंट मूव करेगी इधर, यानी करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। क्लियर? ये ध्यान रखनी है चीज़, यहाँ गलती करते हो आप। तो करंट एक्चुअली क्या हुई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्किट इज कॉल्ड करंट, ये होती करंट। अब करंट की यूनिट की बात करते हैं। करंट को डिनोट करते हैं बेटा I से, ये होगी हमारी करंट, इसको डिनोट करते हैं I से। और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, उसे A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I होता क्या है, I होता है हमारा I इज इक्वल टू Q/T। अब आप बोलोगे सर Q कहाँ से आ गया, Q होता है मेरा चार्ज, मतलब कितना चार्ज किस सर्किट में कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, वहां से हम करंट निकालेंगे। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, ये कूलाम होती है, इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए, करंट जो होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट होगी हमारी। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T। Q होता है चार्ज, ऐसा यूनिट होती है कूलाम, T होता है टाइम, और इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकंड, सबको पता है। तो ये हुई हमारी करंट की, इट इज़ दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की करंट होती है। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। ये चार्ज हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। चलो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, ये आया करंट समझ हमें। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। न्यूमेरिकल इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा सारे, जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल होंगे। अब है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए V फॉर्मूला आपको बताया, इसका फॉर्मूला होता है W/Q, ये होता है पोटेंशियल। होता क्या है, याद कैसे करेंगे, मैंने बोला याद कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएंगे। तो जो पोटेंशियल होता है, ये होता है वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम
इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट, v इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज। ये 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो होता है पोटेंशियल। यानी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसकी, पोटेंशियल की, वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है 2 पॉइंट ले लीजिए। जब ये डिफरेंस की बात आएगी, यानी 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, 2 पॉइंट्स का अंतर, ये होता है वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला सेम है दोनों का, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियल होता है बेटा, देखो याद कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले से वैल्यू बनाएंगे। अगर मैं यहाँ, आप खुद सोचिए, क्यू की वैल्यू 1 रख दूँ तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू आएगा कि नहीं आएगा। और वही मैंने बोला है, पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज, वर्क, ये पोटेंशियल होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन, 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, वो होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है पोटेंशियल का, अभी बताया मैंने आपको, ये होता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल या वोल्टेज भी बोल देते हैं इसे, जो घरों में आप यूज़ करते हो ना कि 220 वोल्ट की करंट आ रही है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कम है भाई पंखा धीरे चलेगा, वोल्टेज ज़्यादा है पंखा सही चलेगा, वही वोल्टेज है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट होती है, आप लिख लेना। और ये है वर्क डन, इसकी ऐसा यूनिट होती है, ये वर्क, ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल। और ये है चार्ज, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, अभी बताया था, क्या होती है, कूलाम। वेरी गुड, यूनिट आपको पता होनी चाहिए। सारे न्यूमेरिकल्स हम ऐसा यूनिट के साथ करेंगे। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको w दे देगा, q दे देगा, v निकलवाएगा, आपको v दे देगा, w पूछ लेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, यहाँ से w निकल के आ जाएगा। या आपसे q पूछ लेगा तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो क्यू आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन वी। तो इन तीनों में से आपको कोई भी 2 दे सकता है, तीसरा पूछ सकता है, वेरी इजी। मेन जो समझना है वो ये समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हुई हमारी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब इसमें इसके बाद कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ये सेल होती है, सेल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसे पैरामीटर्स हैं, ये बल्ब का साइन होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़े ना, ये तो सिंपल पैरामीटर्स हैं कि साइन है कि कौन सा साइन किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे आप यही बोलोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन एनी सर्किट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन एनी सर्किट। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका मतलब है अगर मैं I बढ़ाऊंगा तो V बढ़ेगा, I घटाऊंगा तो V घटेगा। ये है साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आपने ऑलरेडी देख रखा है। तो वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अब जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है और वो होता है R। क्या होता है R, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है v इज इक्वल टू आई आर। अब बोलोगे आप v क्या है, v है बेटा वोल्टेज या पोटेंशियल, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। ये करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और ये है नया टर्म हमारा
ये होता है रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ये होता है, यूनिट होती है इसकी ओम, और ओम को ऐसे डिनोट करते हैं हम, ये होता है रेजिस्टेंस। तो ये हुआ ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसे हटाएंगे आर एड हो जाएगा, आर होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब यहीं से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो आर की वैल्यू आएगी V अपॉन आई, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा वोल्टेज अपॉन करंट। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, ग्राफ भी देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए ये है I करंट और ये है V ले लेता हूँ, तो जो रेजिस्टेंस का ग्राफ आता है वो हमेशा लीनियर आता है भाई, लीनियर, ये लीनियर ग्राफ आता है इसका रेजिस्टेंस का। V आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, हमेशा कैसा आएगा, लीनियर। यहाँ आई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ V की वैल्यू पुट करोगे और ग्राफ आएगा लीनियर। आप करके देख लेना, न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो मैं ये आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जब इसे हटाएंगे आर आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये रेजिस्टेंस, करंट, ये वोल्टेज, यूनिट की बात कर लेते हैं वोल्ट, एम्पियर, और इसकी होती है ओम। ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आता है लीनियर। ये वी आई ग्राफ, इसको वी आई ग्राफ भी बोलते हैं, इसको वी आई ग्राफ भी बोलते हैं, वी आई ग्राफ अच्छे से बना देते हैं भाई ताकि समझ आए आपको, वी आई ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आता है, लीनियर ग्राफ आता है बिल्कुल, आई इधर वी इधर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बोर नहीं होना है भाई, कंसेप्ट ध्यान से ये नोट्स बनाते रहिए इसके, न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो सारी चीज़ काम आएंगे। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, पहले समझेंगे होता क्या है। बेटा अगर ये कोई वायर है, ठीक है, जैसे मैं ही मान लूँ मैं चल रहा हूँ भाई, मैं चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो अपोज कर रहा है, मुझे रोक रहा है कि भाई मत चलो। ऐसे ही जब इस वायर में से करंट फ्लो होती है तो वायर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो होने को अपोज करता है कि भाई करंट फ्लो मत हो, तुम हमारे अंदर से फ्लो मत हो। जैसे कि कोई भी चीज़ है, मैं चल रहा हूँ, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन बोल रहा है आप मत चलो, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है आगे चलने के लिए, जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो होने को अपोज करती है। तो सो इट इज़ अ पैरामीटर ऑफ एनी मटीरियल ऑफ वायर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को अपोज करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, देखो फॉर्मूले से भी क्लियर है, V इज इक्वल टू आई आर था, R इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आई, R I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे आ रहा है ना, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी, अगर करंट ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। सो R जो होता है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट बढ़ेगी रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा करंट बढ़ेगी, क्लियर है। सो रेजिस्टेंस होता है हमारा, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, समझ आपको आ गया होगा। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, लिखते ऐसे हैं ओम, 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 ओम सबसे बड़ा नाम दुनिया में, ओम, ठीक है। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ओम। अब दो कॉम्बिनेशन है इसके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत आसान है फिजिक्स, कुछ नहीं है, बस आप कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि एक्चुअली ये है और यही क्यों है, याद नहीं करना, समझ के चलिए। पहला होता है बेटा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है इसका, पता है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कौन सा होता है, मान लिया ये रफ कर देते हैं भैया, कर दें रफ, आप बताइए, नोट कर लिया होगा आपने, नोट्स बनाते चलिए, बहुत ज़्यादा नोट्स मैं कराता नहीं हूँ, मेरा भरोसा है कि आपकी समझ में आना चाहिए, लेकिन कुछ तो लिखना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। चलो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे R मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये A और ये B, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, अगर सेम करंट फ्लो होती है रेजिस्टेंस से तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर। अब ये हो गया सीरीज
इज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल की बात करते हैं। ये होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने भी हो सकते हैं, ये ए और ये बी, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो तीनों से डिफरेंट करंट फ्लो करेगी, इसमें I2 और इसमें I3। बताया था मैंने, अगर सेम करंट फ्लो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, डिफरेंट करंट फ्लो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका जो कॉम्बिनेशन आता है R इक्विवेलेंट जो आता है इसका, वो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो 3, 4 है तो 4, बढ़ाते जाइए। ये है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल में समझाऊंगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, आप बस ध्यान से समझते रहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में दोनों को जोड़ दो, पैरेलल में अपॉन करके इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये है रेजिस्टेंस की बात। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसका। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये नोट्स बनाते चलिए आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो किस किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ देखिए अब। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के बेटा। यानी अगर वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। सेकंड, पहली क्वेश्चन मान लो इसे, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी एरिया, अब आप बोलोगे एरिया कहाँ से आ गया, ये होता है एरिया। मान लिया वायर है हमारा कोई, तो ये जो एरिया होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एक्चुअली एरिया भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि अब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ये कोई वायर है मेरा, ठीक है, ये वायर हो गया, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वाले को। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, ये तो इसके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए होता है हमारा, ए इज इक्वल टू, एरिया नहीं बोलेंगे इसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन कंबाइन कर देंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए के। अब जब ये साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये नया कांस्टेंट आया रो। अब आप बोलोगे सर रो क्या है, रो कहाँ से आया, क्यों आया, आएगा भी फिजिक्स में, लेकिन होता क्या है ये बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो जब भी हम कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट ऐड होता है और वो कांस्टेंट फिक्स होता है। जैसे कि मैंने ये बताया था आपको V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I के होता है। जब मैंने ये हटाया था तो V इज इक्वल टू एक R ऐड हुआ था, ये कांस्टेंट था, ये फिक्स होते हैं कांस्टेंट, यही आएगा। तो ऐसे ही जब हमने ये हटाया तो एक कांस्टेंट और ऐड हुआ रो। ये हर डेरिवेशन के लिए बेटा फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें R था, इसमें रो है, बस ये ध्यान रखना जब भी ये साइन हटाएंगे कांस्टेंट ऐड होगा। और रो होता क्या है, रो होता है रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये होती है हमारी रो। तो ये बना आर का एक नया फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो बोल सकता है कि किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है और लेंथ 1 मीटर और आपको एरिया दे दिया, रजिस्टिविटी दे दी कि रेजिस्टेंस निकालो, तो इजीली आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल लेना, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये हुई हमारी रेजिस्टेंस की बात। यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकता है कि किस किस पे डिपेंड करता है, तो रो पे डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है बेटा पावर की बात कर लेते हैं। नहीं, एक चीज़ रह जाती है इसमें, यूनिट, रजिस्टिविटी की यूनिट। देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था, तो सारे पैरामीटर्स मुझे पता है। रजिस्टिविटी की, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेकिन रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। अगर किसी फिजिक्स में कहीं भी आपको फॉर्मूला पता है और यूनिट आप उसकी भूल गए हो, तो फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो। देखो इसमें रजिस्टिविटी की यूनिट हम फॉर्मूले से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा हो गया, ध्यान रखना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो हमारा आ जाएगा रो एल इज इक्वल टू R इंटू ए और रो आ जाएगा
RA/L, ये आ गया रो का फॉर्मूला, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट हमें नहीं पता, लेकिन इनकी यूनिट तो पता है ना। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो ये आ गई ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ये हुई इसकी यूनिट। तो फॉर्मूले से भी हम यूनिट बना सकते हैं। अगर यूनिट हम भूल गए हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए, फॉर्मूले से यूनिट हम बना सकते हैं। ये बात हुई रजिस्टिविटी की। यही मेटल की प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट के फ्लो होने को ज़्यादा अपोज करेंगे, करंट कम फ्लो होगी। जितनी रजिस्टिविटी कम होगी उतनी करंट क्या होगी? आप बताओ। रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगी। देखिए R =ρL/A, रजिस्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट हमारी कम फ्लो होगी, क्योंकि R होता है V/I। रेजिस्टेंस तो अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी करंट के फ्लो होने को अपोज करते हैं, बोलते हैं मत फ्लो हो, ऐसे ही रहो, हो तो बहुत कम फ्लो हो। अगर ये ज़्यादा होगा, क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्टिविटी 2 ओम मीटर और करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर, रजिस्टिविटी 4 ओम मीटर कर दी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी कम फ्लो होगी? तो हमें पता है रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम फ्लो होगी। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही। जब न्यूमेरिकल पोर्शन कराऊंगा तो सारी चीज़ डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, अभी थ्योरी क्लियर करते हैं इसकी। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा आपका। थ्योरी लेकिन क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर थ्योरी हमारी क्लियर है तो ही न्यूमेरिकल अच्छी समझ हमें आएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल अच्छी समझ हमें नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पावर। पावर P से डिनोट करते हैं भाई, किससे करते हैं? P से डिनोट, और P होता है P = VI। ये है पावर, यूनिट वाट। बोलते हो ना घर में 10 वाट, 220 वोल्ट 10 वाट की लाइट ले आओ, 8 वाट की लाइट ले आओ, वही चीज़ है सारी, ये नया कुछ नहीं है। 10 वाट की लाइट ले आओ, 10 वोल्ट की करंट आ रही है, 15 ये 220 वोल्ट की या वाट की लाइट ले आओ या कुछ भी ले आओ, तो ये वही वाट है। ये वोल्टेज यूनिट वोल्ट और ये करंट यूनिट एम्पियर। तो P = होती है P = VI, ये पहला फॉर्मूला है इसका। सेकंड इसमें और फॉर्मूला बनता है। अब इसमें अगर बेटा मैं V = IR होता है हमारा, ये पुट कर दूं इसमें, तो P क्या हो जाएगी? P = जहाँ VIR लिख दीजिए भाई, I × R, ये I ऑलरेडी है, तो P = I²R, ये इसका हुआ दूसरा फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले याद करेंगे इसके। पावर का पहला फॉर्मूला P = VI, वोल्टेज इंटू करंट। पावर का दूसरा फॉर्मूला I² × R, कहाँ से आया? V = IR होता है, ओम्स लॉ है, ये बताया था। क्या है बताइए आप मुझे? ये होता है ओम्स लॉ, वही था ना। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जहाँ V है मैंने IR पुट कर दिया, ये कर दिया, I² हो गया। अब ओम्स लॉ से ही जो हम पावर की बात कर रहे थे बेटा। ठीक है, चलिए। तो P = VI, वोल्टेज इंटू करंट, तो यहाँ से मैंने V की वैल्यू पुट की IR, तो सेकंड फॉर्मूला निकल के आया I²R। अब इसी ओम्स लॉ से I = V/R भी तो हो सकता है। अब इसमें I की वैल्यू V/R पुट कर देंगे, पुट करिए, तो P = V एज इट इज़, जहाँ I है V/R पुट कर दिए, तो P = V²/R। ये भी फॉर्मूला निकल के आया पावर का। पावर के 3 फॉर्मूले निकल के आए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से। पहला P = VI, दूसरा P = I²R, और तीसरा P = V²/R। ये 3 फॉर्मूले पावर के निकल के आए, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। अब अगर आपको I और R गिवन है, पावर पूछिए, ये वाला लगाएंगे। आपको V और R गिवन है, पावर पूछिए, ये वाला लगाएंगे। आपको V और I गिवन है, पावर पूछिए, ये वाला लगाएंगे। इन 3 में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से आया मैंने बता दिया, यहाँ से आया। ये पहला फॉर्मूला, ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट करेंगे, ये फॉर्मूला आएगा। ओम्स लॉ से I की वैल्यू पुट करेंगे, ये फॉर्मूला आएगा। पावर की यूनिट होती है वॉट, बता दिया मैंने आपको, वॉट। घरों में जो वॉट होता है वही वॉट है, कि हीटर हमारा 1000 वाट का है या 500 वाट का है, सारी चीज़ वही चल रही हैं। ये वोल्टेज की 220 वोल्ट करंट आ रही है भाई, तो वही वोल्टेज है। ठीक है, करंट वही करंट है कि 5 एम्पीयर की करंट आ रही है, सेम है सारी चीज़ें। सब सारी चीज़ों से फैमिलियर है हम, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो पावर के 3 फॉर्मूले निकल के आए, P = VI, I²R, V²/R। जितनी ज़्यादा वाट का बल्ब उतनी ज़्यादा रोशनी देगा। ठीक है, क्यों देगा वो भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। अब
अब बात आती है हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। हीट देखिए H से डिनोट करते हैं, H से। एक्चुअली है क्या हीटिंग इफेक्ट? देखिए बेटा, करंट अगर फ्लो होती है तो हीट जनरेट होती है, वो है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। कैसे होती है? लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। हीटर को आप प्लग से कनेक्ट कर दो, कॉइल होती है उसमें, तो हीट जनरेट करता है, करता नहीं करता? रॉड होती है आपकी, पानी में डाल देते हो भाई, ये हो गया पानी, सर्दी बहुत हो रही है, गर्म पानी से नहा के स्कूल जाएंगे आज, ठीक है। रॉड, ये स्विच हो गया, कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस प्लग से कनेक्ट कर दिया, ये रॉड होगी हमारी, सर्दी बहुत हो रही है, गर्म पानी से नहा के जाएंगे स्कूल आज, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये बाल्टी ली, रॉड को डाल दिया, पानी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि करंट के फ्लो होने की वजह से ये हीट जनरेट कर रही है, ये रॉड हीट जनरेट कर रही है। तो ये है हीटिंग इफेक्ट, समझ आपको आ गया होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि अगर करंट फ्लो होती है तो करंट हीट जनरेट करती है, समझा दिया मैंने। जैसे कि रॉड होगी घर में पानी गर्म करने वाली, हीटर हो गया, ऐसे बहुत सारे अप्लायंस होते हैं। या कभी कभी आपने देखा होगा बल्ब होता है, बल्ब हमारा ग्लो करता है, तो बल्ब अगर कुछ देर तक ग्लो कर जाता है, तो आप अगर उस पर हाथ लगाते हो तो वो गर्म होता है, होता नहीं होता? ये तो सबने देखा होगा। बिल्कुल हाँ, होता है। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। ये पढ़ेंगे अब हम कि हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या है। अब इसको डिनोट करते हैं H से डिनोट करते हैं। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, पहली इक्वेशन। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी करंट बढ़ेगी, ज़्यादा हीट निकलेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, ज़्यादा हीट निकलेगी, टाइम बढ़ेगा, ज़्यादा हीट निकलेगी। तो ये जब इसको कंबाइन करेंगे तो H = VIT, ये होता है इसका फॉर्मूला। H = VIT। टाइम देखो, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर थी VI, और हीट का क्या आया? VIT। तो हीट का ये फॉर्मूला भी होता है H = P/T। यानी ये तो पावर हो गया हमारा, पावर इंटू टाइम, ये है हीट का फॉर्मूला VIT। अब इसके भी 4 फॉर्मूले बनेंगे। इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो क्या होता है? वो यही होता है कि जो हीट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर तीनों पैरामीटर बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, ठीक है। सो अब ये है हमारा हीट का फॉर्मूला VIT। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR, ये है ओम्स लॉ। अच्छे से पढ़ रखा है आपने, समझ आ गया होगा, ओम्स लॉ। अब V की वैल्यू IR पुट कर दो, तो H = जहाँ V है IR पुट करो, IR, ये इंटू I और इंटू T। तो हीट का एक फॉर्मूला और निकल के आया, I²RT। ये हीट का दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हीट का, ये दूसरा, और ये हीट का तीसरा फॉर्मूला। अब यहीं से जैसे हमने पावर में किया था, ओम्स लॉ से ही मैं I को बेटा V/R भी तो लिख सकता हूँ। देखो I को, R को सीधे ले जाओ, V/R भी तो लिख सकता हूँ। तो जहाँ ये हीट में H = VIT है, H = V एज इट इज रखो, जहाँ I है वहाँ V/R लिख दो भाई, V/R, और T एज इट इज है। तो हीट का नया फॉर्मूला निकल के आया V²/RT। ये आया हीट का फॉर्मूला निकल के, V²/RT। ये होती है हीट, ठीक है। फिर से मर्ज कर रहा हूँ मैं हीट के फॉर्मूलों को। हीट के भी 4 फॉर्मूले निकल के आए, H = P/T, H = VIT, H = I²RT, और H = V²/RT। ये 4 हीट के फॉर्मूले हो गए। कहाँ से निकल के आए मैंने आपको समझा दिया। अगर एग्जाम में आएगी डेराइव करो फॉर्मूलों को, कर सकते हो। मेन फॉर्मूला VIT हो गया, फिर ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट की, ये आंसर आया। ओम्स लॉ से ही I की वैल्यू पुट की, ये आया। एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हो आप, ये हीट होती है पावर इनटू टाइम। तो जो पावर के फॉर्मूले थे, VI पावर का था, I²R पावर का था, V²/A पावर का था। यानी पावर में अगर टाइम की मल्टीप्लाई कर दो तो हीट निकल के आ जाएगी।
ठीक है, ये होती है हमारी हीट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हीट की, वो होती है जूल। हीट की ऐसा यूनिट होगी हमारी जूल। ऐसा यूनिट सबकी पता होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा यूनिट पे, ठीक है। तो ये होती है हमारी हीट। जूल्स लॉ भी बोलते हैं इसको कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज और टाइम की होती है। जितना टाइम बढ़ाएंगे, मान लिया रॉड है अभी हमारी, अगर ये रॉड होगी हमारी, सीधी सी बात है भाई, देखो करंट बढ़ेगी हीट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा हीट बढ़ेगी। अगर इस रॉड को पानी में मैं 2 घंटे के लिए रखता हूँ और इसी रॉड को पानी में मैं 10 मिनट के लिए रखता हूँ, तो 2 घंटे में ज़्यादा पानी गर्म होगा नहीं होगा, लॉजिक की बात है। तो 2 घंटे में पानी हमारा ज़्यादा गर्म होगा। तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट। ये 4 फॉर्मूले लिख लीजिए, यहाँ से करेंगे न्यूमेरिकल्स। कहाँ से आए, समझा दिया। चलो अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोर नहीं होना है, लेंथी वीडियो हो रही है समझ सकता हूँ, लेकिन लास्ट टॉपिक एक और देख लीजिए, बस लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर या 1 यूनिट, किलोवाट आवर या 1 यूनिट। जैसे कि मैंने बोला कि एक बल्ब है हमारा 20 वॉट का बल्ब है और 2 घंटे जलता है, 2 घंटे जलता है, कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, कितने यूनिट। अब देखो जो घरों में हम बोलते हैं ना कि मैंने 200 यूनिट खर्च की इस बार, कोई बोलता है मेरा बिल आया 100 यूनिट का, तो एक्चुअली वो यूनिट होती क्या है वो यूनिट, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। क्या है यूनिट, बोलते हैं कि 10 यूनिट खर्च की मैंने, 10 यूनिट, तो एक्चुअली यूनिट है क्या वो, व्हाट इज़ यूनिट, तो वो आपको आज एक्सप्लेन करूंगा यूनिट क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बल्ब है, वो जला 2 घंटे तक और बल्ब है हमारा, इसे मान लीजिए 2000 वॉट का, ठीक है। तो जो एक यूनिट जो होती है बेटा, वो होती है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए 2000 वॉट में कितने किलोवाट होंगे, वॉट से किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं वॉट से किलोवाट के लिए, तो ये हो गए 2 किलोवाट। तो ये आ गया बल्ब 2 किलोवाट का, कितने घंटे चलता है, 2 घंटे, इंटू 2, तो 2 2 जा 4 किलोवाट आवर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये 4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी होती है एक्चुअली ये बल्ब 200 वॉट का 2 घंटे जला है, तो पहले वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, 2 किलोवाट आ गए, तो ये बल्ब 2 2 जा 4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। यूनिट कितनी हो गई, देखो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट, तो 4 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट हुई, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट बिजली ये कंज्यूम करेगा। अब अगर आपके घर में जो यूनिट होगी वो मान लिया 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिल दे रहे हो आप, 7 रुपीज़ पर यूनिट, तो 4 यूनिट का कितना हुआ, 4 यूनिट का हुआ 7 × 4, यानी कि आप दोगे 28 रुपये बिजली वालों को बल्ब 2000 वाट के बल्ब को 2 घंटे जलाने के लिए। ये है यूनिट का खेल, ऐसे आप बिल देते हो, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लीजिए और जितनी किलोवाट आवर होगा उतनी यूनिट होगी और यूनिट की मल्टीप्लाई रेट से कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये होती है किलोवाट आवर और 1 यूनिट। न्यूमेरिकल इसके और मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो ये हुआ मेरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी का। आप इसके नोट्स बना लेना, ज़्यादा लेंथी वीडियो थोड़ी सी हो गई है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना है तो बेटा लेंथी वीडियो बनानी पड़ेगी। ये मेरा जरूर मानना है कि कंसेप्ट आपका पूरा ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, सारी चीज़ कवर करूंगा। अभी आप देखिए और थ्योरी को बिल्कुल 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 क्लियर कीजिए, सारे फॉर्मूले, सारी एसआई यूनिट, ये होता क्या है, क्यों होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।